जय हिंद। आज हम आपको अपने पड़ोसी देश नेपाल में आप देख रहे हैं कितना बवाल हुआ है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेताओं को पीट रहे हैं, आग लगा रहे हैं। देश को किस तरह से बर्बाद करने पर वहाँ की जनता तुली हुई है। आज हम इसका पूरा कारण आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझो बच्चा। और जैन जी का मतलब क्या होता है? जैन जी प्रोटेस्ट 1997 से 2012 का मतलब क्या होता है? देखो, जैन जी का मतलब जनरेशन यूजर्स। जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन यूजर्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जैन जी, जनरेशन यूजर। बाबू समझो, इसमें वे लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 तक हुआ था। 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ था, वही जनरेशन जी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जनरेशन जी का मतलब ये हो गया, यह विद्रोह इसलिए हुआ है क्योंकि नेपाल में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। क्या हो गए थे? बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। अब समझो, बेरोजगारी और महंगाई इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ के नेता इतना करप्ट हो चुके थे, इतना करप्ट हो चुके थे कि कोई भी चीज़ें वो दलाली कर करके, इधर उधर कर करके, इधर उधर करके, महंगा कर करके, किसी से उधार कर करके इतना महंगा कर दिए थे। वहाँ की चीज़ें इतना महंगा कर दी, वहाँ के लोग जो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ के जो युवा वर्ग के लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जैसे कोई चीज़ महंग हो जाए तो खरीद नहीं पा रहे थे। आपसे हम बताएं कि महंगाई इतना नेपाल में थी कि आपसे बता दें कि यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था ना, यूक्रेन में, तो युद्ध के दौरान वहाँ के युवा सोचिए ना, जाके उसमें शामिल हो गए थे सेना में। वहाँ के लोग ट्रेनिंग व्रेनिंग दे के उनको युद्ध पे भेज दिए थे और वो शहीद हो गए थे। और वो क्या होते हैं? शहीद होते। उसी को लेके एक महंगाई चली रही थी। अब सोचिए ना, एयरपोर्ट बन रहा था, उसमें 1400 चाइना की मदद से बन रहा था, उसमें 1400 करोड़ का ये लोग घोटाला किया। कितने का किया नेता लोग? 1400 करोड़ का घोटाला उसने किया। यहाँ की अंतरिम सरकार, इस समय जो सरकार है वो कौन सरकार थी? ओली। कौन सरकार थी? ओली। ध्यान से समझना। अब ललिता निवास में जो बन रहे थे, ललिता निवास में देखिए ना, गिरी बंधु में क्या कितना घोटाला किया? 5400 करोड़ का घोटाला कर लिया। उसके बाद ओरिएंटल में 13600 करोड़ का घोटाला किया। उसके बाद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में 70,000 करोड़ का घोटाला किया। ये सब घोटाला नेता लोग कर करके एकदम समझ लीजिए कि पूरा देश को चौपट कर रहे थे। इतना महंगाई वहां पे थी। आगे जब 2008 में जब 2000 ये नेपाल 2008 में राजतंत्र से प्रजातंत्र जब हुआ, लोकतंत्र जब हुआ था, तो उस समय की कई नेताओं की पार्टी थी, कई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियों का समूह था, जिसमें पहला था नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जनता संवादी, ऐसे ऐसे तमाम संगठन छोटे छोटे बने थे। समझ में आ गई बात की नहीं? और उसमें से पहले ओली 2018 में जो है नेता बना, वहां का मुख्यमंत्री सीएम बना। वहां का नेता कौन था? ओली। अब देखिए ना, जैसे ही सरकार गिरती थी वहां की, जैसे वहां के लोग जैसे सरकार बदलना चाहते थे, तो जैसे सरकार बदल रहे हैं, ये लोग क्या करते थे? आपस में गठबंधन करके फिर नई सरकार खड़ा कर लेते थे। और करप्ट की वजह से सरकार गिरती थी बनती थी, गिरती थी बनती थी। समझ नहीं, कोई सरकार पूर्ण रूप से चल नहीं पाई थी। समझो, जैसे ध्यान से देखो, 2018 में ओली ने सरकार बनाया, 2 साल बाद उसकी सरकार गिर गई, देउआ की सरकार बन गई, क्योंकि ये इससे गठबंधन कर लिया, इससे गठबंधन किया। फिर महंगाई की वजह से जान रहे हैं, दुनिया में हमेशा दिक्कत होती है। उसके बाद देउआ की सरकार पूरा नहीं चल पाई, 2021 से 2022 एक साल में इसकी सरकार गिर गई। ये इससे गठबंधन करके फिर सरकार गिरा दिया। ऐसे ही लोग गठबंधन कर करके जो है अपना राज्य को लूट रहे थे। समझिए एक प्रकार से क्या कहते हैं? लूट रहे थे। फिर उसके बाद 2022 में सरकार किसकी? प्रचंड की बनी। 2022 में सरकार किसकी बनी? प्रचंड की। किसकी बनी? प्रचंड की सरकार बनी। और 2022 में 2 साल चलते चलते फिर ओली ने इससे गठबंधन करके एक सरकार फिर बना लिया अपनी। 2018 की सरकार फिर ओली की बन गई। अब देखो, यहाँ तक तो बात सब सही थी, ठीक ठाक था, चल रहा था, जैसे हो रहा था लोग झेल रहे थे। क्योंकि नेपाल में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है भैया, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के लोग दूसरे दूसरे देश में जाके काम करते हैं। जैसे आप भी देख लीजिए, मोमोज वगैरह भारत में कितना फेमस रहता है, जो नेपाली लोग बनाते हैं, एकदम मेहनत करते हैं। उसी तरह से यूक्रेन, मैंने आपको बता दिया, इसी से बाहर बाहर से लोग करके कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी बीच क्या हुआ समझो। अच्छा आप बताइए ना, जैसे हम लोग खाए के मर रहे हैं और जिसकी वजह से हम खाने के लिए तरस रहे हैं, अब वो डंका पीटे कि महंगाई है महंगाई है। जब उसका हम पर्सनल चीज़ देखें, अगर एकदम ऐसे ज़िंदगी जी रहा है तो तकलीफ तो होगी ना होगी, है कि नहीं? जैसे तुम अच्छे से जियो, हम लोग का ही पैसा लेके तुम अच्छे से जियो, हम लोग मरें, ऐसी बात थी। अब उसी बीच क्या किया, नेतावा लोग का लड़का आया, नेता लोग का क्या आया? लड़का। वो लोग सोशल मीडिया पे ना अपनी लग्जरी लाइफ का फोटो शेयर किया। समझिए कि नहीं? कोनो पहाड़ पे घूम रहा है, कोनो मनाली गया है, कोनो सिंगापुर, कोनो लंदन, ऐसे से जो भी अच्छा अच्छा अपने अपने घरों का फोटो वगैरह वायरल किया, बढ़िया बढ़िया एकदम। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम बेहतरीन बेहतरीन फोटो वायरल किया। अब वहाँ की जनता देख ली, वहाँ की जनता यह देखी, एक तो सरकार इतना महंगाई की है, और ऊपर से इन नेता लोग 100-100 करोड़ की, 300-300 करोड़ की गाड़ियाँ, 3 करोड़ की गाड़ियाँ, 5 करोड़ की गाड़ियाँ, और इतना बढ़िया बढ़िया होटल में ये घूम रहे हैं, एकदम खुशी से हैं, और हमारे यहाँ की जनता है मर रही है। अब ये चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। और जैसे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई,
अभी लोग नेता लोग क्या किया कि सोशल मीडिया को धमकी देना शुरू किया कि तुम लोग ये वाली न्यूज़ मत चलाओ, ये वाली न्यूज़ मत चलाओ। जब ये वाली न्यूज़ मत चलाओ तो चलाएगा क्या? अब इसमें से जैसे टिकटॉक वगैरह जो भी एप्लीकेशन थे वो तो मान गया, बाकी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें नहीं माने। जब ये सारी चीज़ें नहीं माने ना तो भारत वहाँ की नेपाल सरकार क्या की, उसको बैन करा दी। नेपाल सरकार क्या की, बैन कर, सोशल मीडिया को क्या की, बैन कर दी। अब आप बताइए, सोशल मीडिया बैन हो गया तो हम आपको बताते हैं, ना तो व्हाट्सअप रहा, ना तो यूट्यूब रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो आज देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया से पढ़ाई हो रही है, बिजनेस हो रहा है, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया से हो रहे हैं, सारे काम सोशल मीडिया से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और उसी की वजह से बॉल बढ़ गया। अब सारे लोग वहाँ के जितना युवा लोग के थे वो सब लोग रोड पर आ गए, अपना प्रदर्शन धरना देने लगे और वहाँ की सरकार ने उनको पुलिस रोकना चाहा, ये लोग आंदोलन कर रहे थे। अब वहाँ की सरकार रोकने के बजाय उन पर गोलियां चला दी और गोलियां कहाँ चलाई, एकदम हेड पर, यानी सिर पे, एकदम यहाँ पे दिमाग पे चलाई। अब बवाल बढ़ गया, आक्रोश हो गया, हिंसक हो गया आंदोलन। अब आपसे बता दूं कि जैसे जब यहाँ पे माथे पे गोली चलाई ना, अब वो एकदम जो छात्र थे वो मर गए। जब छात्र मर गए अब जनता में आक्रोश फैल गया। जब जैसे आक्रोश फैल गया अब वो लोग धरना देना, तो बैरिकेड तोड़ ताड़ की दम लगे संसद वंसद फूकने। अब बताइए ना, आंदोलन को रोकने के लिए किसी के ऊपर हेड पर गोली की, आतंकवादी थोड़ी थे वो लोग, अधिकार के लिए अपना हल्ला मचा रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया से कितने लोगों का रोजगार चल रहा था। अब मार दिए, धाए से गोली मर गया। क्योंकि बाबू गोली मारने का मतलब, अगर आंदोलन जैसे मान लीजिए भीड़ काबू में नहीं है तो रबड़ की गोली होती है, उसको मार दिया जाए, पैर में गोली मार दिया जाता है, धुआं वाली गोली छोड़ दी जाती है, तमाम प्रकार की उसके ऑप्शन है। लेकिन नहीं, इन लोगों ने मार दिया एकदम। अब बवाल बढ़ गए, वहाँ की जनता एकदम आक्रोश में आके एकदम लगी तोड़ फोड़ करने, मारपीट, नेताओं को मारना, उनका घर जलाना, हॉल तोड़ देना, उसके बाद जेल तोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिए, जला दिए, उसमें कोर्ट को जला दिए, नेपाल का पूरा एकदम तहस नहस सत्यानाश कर दिया। इसमें से कुछ नुकसान हुआ, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं जलाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को जला दिए। अब उसमें नेताओं का जो फाइल बनी थी करप्टों की जो भी थी वो जल गई होगी, अब वो तो कोई नहीं साबित कर पाएगा, ये नुकसान हुआ। जेल को नहीं तोड़ना जानना चाहिए था, क्योंकि उसमें आतंकवादी भी थे जो भाग गए। इसी तरह से बहुत सारा इसे नेपाल में नुकसान हुआ। ठीक है, तो जनरेशन जेड का मतलब यही था, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि उसको सोशल मीडिया को बैन करने की वैल्यू नहीं थी, बात वहाँ की बेरोजगारी की थी, और उन लोगों को जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे उसको लेकर लोगों ने विरोध किया था बस। इसी को नेता लोग छुपाने के लिए क्या किया, बैन करा दिया। और जैसे बैन कराया जनता आक्रोश में आ गई और क्या हुआ, ये सब घटनाएं घटने लगी। नेता लोग दौड़ा दौड़ा के मार खाया, कोनो नदी में कूद रहा है, कोनो नाला में कूद रहा है, कोनो कैसे भाग रहा है, आप लोग देखे ही होंगे, है कि नहीं। बस यही सारी चीज़ें थी। जनरेशन जेड का मतलब यही होता है, जनरेशन जी का मतलब। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह अगले न्यूज़ के लिए। अगर कोई हमको मिलता है तो आपको एकदम विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।